हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रारॉक्स BSCB में। मैं रुपेश कुमार आप सभी के सामने सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट लेकर उपस्थित हूं। तो जैसा कि आपने हमारे अन्य वीडियोज़ में हमारे अन्य सब्जेक्ट्स के विषयों के मॉडल सेट और उसके सॉल्यूशन देखा था आपने हमारे अन्य टीचरों के द्वारा, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का वैकल्पिक प्रश्न और उसके सॉल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे मॉडल सेट 1 का वैकल्पिक प्रश्न। तो यहाँ पे जैसा कि आप हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ फर्स्ट प्रश्न है क्रीमिया युद्ध कब हुआ था। क्रीमिया युद्ध जो है कब हुआ था? तो जो क्रीमिया युद्ध है 1853 से 1856 के बीच चला था। तो हमारा ऑप्शन ए है कि 1840 ईस्वी, जो कि गलत है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे 1845 ईस्वी, ये भी ऑप्शन गलत है। तीसरा ऑप्शन है 1853 से 1854 ईस्वी, जो कि 1853 से 1856 जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ की जैसा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी, जो क्रीमिया युद्ध है 1853 से 1854 के बीच चला था। दूसरा जो प्रश्न है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? जो इंग्लैंड में समाजवाद का जन्म रॉबर्ट ओवन को माना जाता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो एकीकृत वियतनाम है उसकी स्थापना 1975 में 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे, साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे वो कौन थे? जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे वो हमारे सर जॉन साइमन थे, सर जॉन साइमन। जो नेक्स्ट अगला प्रश्न है वो है भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में की गई। ठीक है। तो आगे और प्रश्न जो हमारा छठा प्रश्न है कि शहरी सभ्यता कौन सी भावना को उत्पन्न किया? जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो भारत देश है वो जो हमारे पहले के लोग होते थे वो गाँव में ही रहते थे। अभी भी बहुत सारे गांव हैं, लेकिन अभी बहुत सारे गांवों का शहरीकरण हो गया है। लोग अब शहर में ज़्यादा रहना प्रीफर करने लगे हैं। तो ये जो शहरीकरण सभ्यता आई हमारे भारत में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा, उससे कौन सी भावना उत्पन्न हुई? तो उससे क्या हुआ? व्यक्तिवाद हो गया। मतलब लोग हर लोग को, सभी लोगों को खुद से मतलब होने लग गया। लोग दूसरे के सुख और दुख में इंटरफेयर करना बंद कर दिए। तो इसमें कौन सा आंसर होगा कि शहरी जो सभ्यता थी उससे क्या हुआ, किस भावना को उत्पन्न हुआ? तो वो है व्यक्तिवाद। ठीक है। सातवां जो प्रश्न है कि आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? तो आयरलैंड में एक बार आलू अकाल हुआ था, वो जो है 1845 से 1849 के बीच में हुआ था। ठीक है। तो जो सातवां है उसका आंसर, आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? 1845 से 1849 के बीच हुआ था। ठीक है। देशी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? ठीक है। पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये जो था बंगाल गजट। जो बंगाल गजट था वो देशी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि G77 की स्थापना कब की गई? G77, तो जो G77 है उसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई। ठीक है। जो 10वां प्रश्न है वो क्या कहता है कि पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था? जो पहला हिंदी दैनिक पत्र था वो कौन था? तो इसमें सुधाकर नहीं था, इसमें हाँ समाचार सुधावर्षण। जो समाचार सुधावर्षण जो था वो पहला हमारा हिंदी दैनिक पत्र था। ठीक है। तो ऑप्शन बी हुआ। 11वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो जो राष्ट्रीय जल नीति है वो 2002 ईस्वी में भारत में लागू हुई थी। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? तो जैसा हम जानते हैं साउथ इंडिया जो हमारा है, दक्षिणी भारत, वहाँ पे चावल की खेती बहुत पैमाने पे होती है। नारियल की भी होती है जैसा कि हम जानते हैं, लेकिन चावल की खेती भी बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो यहाँ जो ऑप्शन है साउथ इंडिया कौन है? झारखंड नहीं, बिहार नहीं, उत्तर प्रदेश भी नहीं हुआ, ये सब नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये उड़ीसा जो है ये साउथ इंडिया है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। जो 13वां प्रश्न है तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है?
तो जो तांबा प्रगलन है वो आधारभूत उद्योग है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे हम आते हैं कि बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो बिहार में एक जमालपुर जगह है जहां पे रेल वर्कशॉप स्थित है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? जो अगहनी फसल होता है उसका दूसरा नाम, तो जो रबी फसल है उसी को अगहनी फसल कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है? ए, अच्छा सी, दोनों होगा, क्योंकि दोनों में रबी फसल बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ होगा, तो दोनों में क्या है? रबी फसल, यानी ऑप्शन ए भी या सी भी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो ये जो प्रश्न है ये आप लोगों में से लगभग सारे स्टूडेंट्स ने देखा होगा। कैसे कि आपने देखा है कि जब आप कहीं ट्रेवल करते हैं ट्रेन से, जब आप कहीं सफ़र करते हैं तो हर एक स्टेशन पे जो बैनर लगे होते हैं, हर एक स्टेशन का जो नाम लिखा होता है उसके जस्ट नीचे लिखा होता है स्थानीय ऊंचाई, मतलब समुद्र से ऊंचाई मापते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है कि तल चिन्ह की सहायता से किस विशेष स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो जो समुद्र तल से, यहाँ पे सिर्फ तल के यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है, जो तल चिन्ह होता है वो क्या दिखाता है? हमारा स्थानिक ऊंचाई दिखाता है, ठीक है, कि उस स्थान की ऊंचाई क्या है, वास्तविक ऊंचाई क्या है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आबादी वाली कौन सा जिला है? तो सबसे अधिक आबादी हमारे पटना जिला में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। एन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो ये साउथ इंडिया में है, यानी कि तमिलनाडु में है। ये कहाँ है? एन्नोर पतन जो है हमारा ऑप्शन सी, कहाँ है? तमिलनाडु में। उसके बाद भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? इस्पात का, तो जो भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत है वो 32% है, ठीक है, 32% है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो जो भारत है, हमारे भारत में अरेबिका जो टाइप है, अरेबिका किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है। तो क्या आंसर होगा? आंसर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा प्रश्न है कि विजिबल है आप लोगों को यहाँ? हाँ। तो इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? मतलब इनमें से कौन सी ऐसी आपदा है जो मानव द्वारा जनित नहीं है? तो ऑप्शन जो है हमारा ए, यानी सुनामी जो है वो मानव द्वारा जनित नहीं है। सांप्रदायिक दंगे, जो दंगे करवाता हम ह्यूमन ही होते हैं, हम जो मानव ही होते हैं जो सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं। जैविक आपदा, जैसे अभी कोरोना का टाइम है, कोरोना वायरस कहीं ना कहीं हम इंसानों की गलती की वजह से ही ये फैला है। तो जो हमारा ऑप्शन है सुनामी पे तो हमारा कोई हमारी वजह से नहीं होता। वो जो समुद्र तल के नीचे जब कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से सुनामी आता है। तो जो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद क्या है प्रश्न कि बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? तो हमें हमेशा न्यूज में भी पढ़ते होंगे, या फिर हम, जैसे कि आप भी बिहार से हो, मैं भी बिहार से हूँ, तो बचपन से सुनते आते हैं क्या हो रहा है? बाढ़ की समस्या होती है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है उस टाइम भी बाढ़ की समस्या होती है। खासकर जैसे कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, तो कोसी नदी के कारण भी क्या होता है? जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बाढ़ को कारण बनती है। तो ऐसे भी हमारे बिहार में गंगा और बहुत सारी नदियां हैं। जब बारिश का समय आता है तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा पानी जब बढ़ जाता है तो कौन सी समस्या आती है? बाढ़ की समस्या आती है, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग ढूंढेंगे, ठीक है। मैं अभी कमेंट में मैं चेक करूंगा आप लोगों का आंसर, तो देखता हूँ फर्स्ट कमेंट किसका होता है। मुझे आशा है आप लोग सर्च करके जरूर बताएंगे। तो ये गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था, ये मैं आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? जब कुछ ऐसी आपदा आती है, जैसे भूकंप आता है, मलबा गिर जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, उसके नीचे जो लगे दबे लोग होते हैं, तो उनका पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो हम यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरा का यूज करते हैं, ठीक है। IR कैमरे की यूज करते हैं, जिसकी सहायता से हम अंदर फंसे लोगों का पता लगाते हैं। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा कि जब किसी कमरे के अंदर टेररिस्ट होते हैं तो उसका पता करने के लिए हम दीवार पे कुछ ऐसा सेट करते हैं अंदर, फिर विजिबल होता है कि कितने लोग हैं, तो वो IR कैमरा ही होता है, ठीक है।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, भूकंप के दौरान, ये तो हो गया, हाँ, भूकंप के दौरान कौन सी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपायमान होती है, मतलब भूकंप के दौरान कौन सी इमारतों में ज़्यादा खतरा होता है, कौन सी इमारतें ज़्यादा कांपती है, हिलती है। तो ये जो ऊंची इमारतें हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जितनी ऊंची इमारतें होंगी वो उतना ज़्यादा उनमें वाइब्रेशन होगा। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, जिसमें जो तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा क्षेत्र को कहा जाता है तृतीय क्षेत्र, ठीक है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो भारत में जो एक गोवा जो जगह है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। तो जब कम लोग होंगे और इनकम होगा ज़्यादा, इसका मतलब प्रति व्यक्ति आय उनकी ज़्यादा होगी। तो जो गोवा है, गोवा जगह की प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो जो 10 रुपए का नोट है वो एक ग्राह्य मुद्रा है, ठीक है, 10 रुपए का नोट है, ग्राह्य मुद्रा है। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? जो भारत में ये कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो ये आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप बोर ना हो लेक्चर्स के बीच में, तो बीच बीच में आपका इंटरफेयर भी जरूरी है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है वो हमारा 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आपने न्यूज में अगर अखबार पढ़ते होंगे तो अखबार में भी पढ़ा होगा। तो अगला जो प्रश्न है क्या है कि 16वीं लोकसभा में, जो 16वीं लोकसभा हुई उनमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। तो जो 16वीं लोकसभा थी उसमें महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 65 थी, ठीक है, क्या थी, 65 थी। ऑप्शन बी, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली, ठीक है। तो जो नेपाल है एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू कंट्री है, वहां पे राजशाही जो है कितने वर्षों तक चली थी? तो इसका आंसर होगा हमारा 240 वर्ष, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे क्या है, भारतीय लोकतंत्र है, उसमें क्या ऐसी बात है जो देखने को नहीं मिलती है? तो यहाँ पे जो है बहुसंख्यक लोगों का शासन नहीं है। एक प्रधान हमारा क्या है, ऑप्शन हमारा बी, ठीक है, बहुसंख्यकों का शासन। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो क्या है, महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया, ठीक है। महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? तो ये जो है ये क्या है, 1972 में बनाया था, ठीक है, 1972 में बनाया था। उसके बाद क्या है, जो पटना नगर निगम है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उसके प्रधान को महापौर कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, मुझे आशा है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई समस्या हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे मुझे पता लग पाए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो भारत में जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है वो 1990 में बना था। यहाँ 1990 लिखा हुआ है, ठीक है, 1990 में बना था, 1990 ईस्वी में। 37 क्वेश्चन क्या है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है, जो नगर निगम है उसके प्रमुख अंगों में एक कौन सा है, सशक्त स्थानीय समिति, ठीक है, सशक्त स्थानीय समिति। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे आशा है आपको, आप ऐसे ही टिक कर देंगे। तो गैस कीजिए क्या है, हाँ सही। तो क्या है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। 39 क्वेश्चन क्या है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, क्या है, निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पे लिखा हुआ निर्वाचन आयुक्त, यहाँ पे है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ऑप्शन क्या है, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? तो एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम क्या है,
बोल्विया। बोल्विया एक कंट्री है जहाँ पे कभी क्या हुआ था, एक जल संघर्ष हुआ था। हमारे जो कंट्री के विशेषज्ञ हैं, रक्षा विशेषज्ञ या जो अनुमान लगाते हैं, उनका कहना है कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो किसकी वजह से होगा, हो सकता है जल की वजह से हो। तो जो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे कि जो बोल्विया है, बोल्विया जो जगह है वहाँ पे जल संघर्ष एक मुद्दा कभी जल संघर्ष हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों का शासन, जैसा कि अपने पिछले प्रश्न में हमने डिस्कस किया था कि निम्नलिखित में कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, तो क्या होगा, बहुसंख्यकों का शासन। हमारे कंट्री में बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, जो लोकतंत्र है एक डेमोक्रेटिक कंट्री, उसका जो सफलता है वो किस चीज़ पर निर्भर करती है? कब निर्भर करेगी? जब जो सभी लोग हों वो अच्छे से रहें, शांतिपूर्वक रहें। यानी कि जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं पहले कि नागरिकों की उदासीनता पर नहीं, नागरिक उदासीन नहीं होना चाहिए। नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पे ये भी नहीं होना चाहिए। नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता, बिल्कुल यही होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद मतलब अपने क्षेत्र को सभी क्षेत्रों से बढ़कर मानना। क्षेत्रवाद की एक भावना का जो रिजल्ट है, कुपरिणाम है, वो क्या हो सकता है? अलगाववाद। ठीक है, अलगाववाद। कोयला क्या है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव संसाधन, इनमें से कोई नहीं। तो अनवीकरणीय और नवीकरणीय ये है जिसका हम रीयूज कर सके वो नवीकरणीय होता है, जिसका नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय। तो कोयला को एक बार जलाने के बाद हम दोबारा जला सकते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, अनवीकरणीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भूस्खलन। भूस्खलन है कैसी आपदा है? भूमि का स्खलन जो है कैसी आपदा है? तो भूमि का स्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, महासागर जल तल के कंपन का परिणाम है। तो जब महासागर का जो तल है, तल में जब कंपन होता है, जब वाइब्रेशन होता है, उसकी वजह से सुनामी आता है। ठीक है, तो जो ओशियंस हैं, महासागर हैं, उनके तल में जब कंपन होता है तो क्या होता है? सुनामी आता है। तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। तो इसमें बहुत सारे नाम है, पी है, एल है, टी है, एक नहीं, ये एक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे क्या है? एस है। ठीक है, क्या है? एस तरंग। मतलब क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ये ऑप्शंस है। तो आप अगर इसके बारे में डिटेल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे हमारे टीचरों द्वारा इसको डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ पे जो पृथ्वी सतह है उस पर सबसे पहले पहुँचने वाली जो भू तरंग है वो क्या है? पी तरंग होती है, प्राइमरी तरंग, प्राथमिक तरंग दैर्ध्य। ठीक है, वो ऑप्शन ए होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी का संबंध। तो सुनामी कभी भी जमीन पे तो आ ही नहीं सकता, आसमान में भी नहीं आता है, तो क्या होगा? समुद्र। ठीक है, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हमने आज टोटल वैकल्पिक प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन किया है। अगर आपको किसी तरीके का इन सारे क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।